तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, पैट्रिक जो होते हैं वो लो चैन को लेकर सभी डिसाइपलों के आगे आ जाते हैं और इस सभी डिसाइपलों के आगे आने के बाद सभी लोगों से बोलते हैं कि ठीक है, मैं यहाँ पर आज एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट जो है वो करने वाला हूँ। सभी एल्डरों के साथ में काफ़ी लंबे टाइम तक मशवरा करने के बाद हम लोग जो है वो इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि हमारा अगला चीफ डिसाइपल जो है वो लो चैन होने वाला है। और अब पैट्रिज की बातों को सुनने के बाद वहाँ पर मौजूद डिसाइपल जो होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं और एक डिसाइपल बोलता है कि आखिर ये लुओ चैन कौन है, जो सुनने के बाद दूसरा डिसाइपल बोलता है कि मैंने तो इसके बारे में आज से पहले कभी भी नहीं सुना था। जिससे एक चीज़ तो पूरी तरह से क्लियर हो जाती है कि जो ये लुओ चैन है ये हमारे लिंगजुई सेक्ट के जो एलाइट डिसाइपल है जो कि टॉप रैंक पर आते हैं उनमें से कोई भी नहीं है। जो सुनकर दूसरे वाला डिसाइपल जो होता है वो पहले वाले से बोलता है कि कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि ये उन डिसाइपलों में से है जो कि सीक्रेट रियलम के अंदर बैठकर कल्टीवेट कर रहे हैं। जो सुनते के साथ ही एक और डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि नहीं, ये उनमें से कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि जितने भी लोग सीक्रेट रियलम के अंदर इंटर कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है और उनके फैमिली नेम भी है और उनमें से किसी का नाम भी लुओ चैन तो नहीं है। और अब उन लोगों की बातों को सुनने के बाद एक डिसाइपल जो होता है वो चिल्लाते हुए जो पैट्रिच होता है उसे बोलता है कि पैट्रिच, क्या आप हमें बता सकते हो कि आखिर ये लुओ चैन है कौन? क्योंकि अगर बात की जाए मेरी तो मैं लिंगजुई सेक्ट के अंदर जो टॉप 5 एलाइट डिसाइपल है उनके अंदर आता हूँ, तो उसके बाद भी आखिर मैं इस पर्सन के बारे में कैसे नहीं जानता। जो सुनते के साथ ही पैट्रिक जो होता है वो उन लोगों को बताता है कि लुओ चैन जो है उसने आधे महीने पहले जो एंट्रेंस एग्जाम था उसे पास करने के बाद हमारे लिंगजुई सेक्ट को ज्वाइन किया था। और चूँकि अभी सेक्ट को ज्वाइन किए हुए इसे आधा महीना ही हुआ है, तो इसीलिए अभी ये एलाइट डिसाइपल नहीं बना है, तो इसीलिए ये नॉर्मल सी बात है कि तुम सभी लोग जो है वो इसके बारे में कुछ नहीं जानते। और अभी इस चीज़ को सुनते के साथ ही तो वहाँ पर मौजूद और भी सारे डिसाइपल जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या ये एलाइट डिसाइपल भी नहीं है। और इतना बोलकर अब एक डिसाइपल जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि पैट्रिक, आप ऐसा कैसे कर सकते हो, हम इस चीज़ से बिल्कुल भी कन्विंस नहीं है, हम लुओ चैन को अपने सेक्ट का चीफ डिसाइपल जो है वो बनने नहीं दे सकते। इसने केवल आधे महीने पहले सेक्ट को ज्वाइन किया और आपने डायरेक्टली इसे चीफ डिसाइपल जो है वो बना दिया है। हम लोग इस चीज़ से बिल्कुल भी कन्विंस नहीं होंगे, आपको इसे चीफ डिसाइपल की पोजीशन से हटाना होगा। और उन लोगों की बात को सुनने के बाद पैट्रिक जो होता है उसे उन लोगों के ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, बहुत हो गया, आप सभी लोग जो है वो शांत हो जाओ। और अब पैट्रिक की इस बात को सुनते के साथ ही सभी डिसाइपल जो होते हैं वो चुप हो जाते हैं और जो पैट्रिक होता है वो उन लोगों से बोलता है कि जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हो, जो हमारे पिछले चीफ डिसाइपल थे लिंगजुई सेक्ट के, वो पिछले कई सालों से मिसिंग है। तो इसीलिए लुओ चैन जो है उसे परमानेंटली अभी चीफ डिसाइपल जो है वो नहीं बनाया गया, उसे टेम्परेरी तौर पर सेक्ट का चीफ डिसाइपल जो है वो बनाया गया है। और इस फैसले के ऊपर सभी जो एल्डर है उन्होंने मिलकर एक साथ फैसला लिया है, तो इसीलिए यहाँ पर किसी को कुछ भी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ तय हो चुकी है कि लुओ चैन जो है वो नेक्स्ट चीफ डिसाइपल होगा। और इससे अलग अगर बात की जाए शादी की, तो यंग पैट्रिक जो है वो ग्रेट रिवर सेक्ट की हमारे यहाँ पर आई है, लेकिन जो प्यार होता है एक वोमेन का और मैन का, उसे यहाँ पर फोर्सफुली पैदा नहीं किया जा सकता। इसीलिए सभी एल्डरों के साथ में मिलने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर ये फैसला लिया है कि केवल जो चीफ डिसाइपल है वो भी यंग पैट्रिक के साथ में शादी नहीं करेगा, बल्कि अगर तुम सभी लोग चाहते हो यंग पैट्रिक से शादी करना तो तुम उसे इम्प्रेस कर सकते हो, वो भी खुद के तरीके से। तुम में से अगर यहाँ पर कोई भी डिसाइपल जो है वो यंग पैट्रिक को यहाँ पर इम्प्रेस कर लेता है शादी के लिए, तो उसकी शादी जो है वो यंग पैट्रिक से करा दी जाएगी। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही तो सभी डिसाइपल जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और एक डिसाइपल खुश होते हुए बोलता है कि क्या सेक्ट लीडर के कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग जो चाहे तो वो यंग पैट्रिक को प्रपोज कर सकते हैं। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला बंदा भी खुश होते हुए बोलता है कि अरे वाह, मुझे बस यही तो मौका चाहिए था, क्योंकि यंग पैट्रिक से तो मैं बचपन से ही प्यार करता हूँ, फाइनली आज मुझे मौका मिल गया। तभी जो तीसरा डिसाइपल होता है वो भी खुश होते हुए बोलता है कि यंग पैट्रिक जो है वो अब मेरी है, उसे यहाँ पर मुझसे कोई भी छीन नहीं सकता। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब एक डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि लुओ चैन, तुम चीफ डिसाइपल के लिए क्वालिफाई नहीं हो, इसीलिए जो सेक्ट लीडर है उसके पास में भी कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि वे जानते हैं कि जो यंग पैट्रिक है वो तुम्हें चूज नहीं करेगी। इसीलिए जो सेक्ट मास्टर है उन्होंने यहाँ पर सभी डिसाइपलों को ये मौका दिया है ताकि वे यंग पैट्रिक को जो है वो इम्प्रेस कर सके। जो सुनते के साथ ही एक और डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि अगर बात की जाए यंग पैट्रिक की, तो वो ब्यूटीफुल होने के साथ में बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है और वैसे भी ग्रेट रिवर सेक्ट जो है वो हमेशा ही हमारे सेक्ट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है। तो अगर किसी तरह से हम यंग पैट्रिक जो है उसे यहाँ पर इम्प्रेस कर लेते हैं तो उससे हमारे लिंगजुई सेक्ट की ये प्रॉब्लम जो है वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही आसमान से एकदम से पत्तियाँ जो होती है वो गिरने लगती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब एक लड़की जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि ग्रेट रिवर सेक्ट की यंग पैट्रिक चाव रैन जो है वो यहाँ पर आ चुकी है।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देख पाते हैं कि जो चाव रैन होती है वो वहाँ पर अपने कैरेज के अंदर बैठ कर आने लगती है और जो उसके साथ वाली लड़कियाँ होती है वो पीछे से फूलों की पत्तियाँ बिखेर रही होती है। और इस चीज़ को देखने के बाद हम देख पाते हैं कि जो ग्रेट एल्डर होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हो गई हमारे लिंक जूस एक्ट के मैन होल के अंदर डायरेक्टली आने की। क्या तुम्हें लगता है कि हमारे सेक्ट के अंदर कोई भी पावरफुल पर्सन नहीं है जो कि तुम्हें रोक सके। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि चाव रैन का कैरेज जो होता है वो नीचे आ जाता है, जिसके अंदर से अब जो चाव रैन होती है वो भी निकल कर बाहर आने लगती है। और नीचे आने के बाद वो ग्रेट एल्डर से बोलती है कि ग्रेट एल्डर माफ़ कर देना, लेकिन मेरा ड्रैगन हॉर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, इसीलिए मेरे पास में टाइम ही नहीं रहा कि मैं आपको इन्फॉर्म कर पाऊँ, तो इसीलिए मैं डायरेक्टली ग्रेट हॉल के अंदर आ गई। मुझे यकीन है कि जो पैट्रिच है वो यहाँ पर मुझे इस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं करेगी, क्योंकि वैसे भी अब तो मैं जो लिंक जो सेक्ट है उसी का हिस्सा बनने वाली हूँ। और उसकी इस बात को सुनने के बाद हम देख पाते हैं कि ग्रेट एल्डर को उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि तुम यहाँ पर अपनी गलती के ऊपर माफ़ी मांगने की बजाय ऊपर से यहाँ पर और एक्टिंग कर रही हो, क्या तुम्हें यहाँ पर शर्म नहीं आती। और इतना बोलकर अब जो ग्रेट एल्डर होता है वो पैट्रिज से बोलता है कि पैट्रिज ने हमारे सेक्ट की यहाँ पर एक तरह से इंसल्ट की है, तो इसीलिए हमें आप इसे लिंक जूई सेक्ट के अंदर रुकने नहीं देना चाहिए, हमें उठाकर इसे बाहर फेंक देना चाहिए। जो सुनते के साथ ही पैट्रिज जो होता है वो उसे चुप करते हुए चाव रैन से बोलता है कि ठीक है, चूँकि यंग पैट्रिज जो है वो अब लिंक जूइस एक्ट के अंदर आ चुकी है तो हम उसका वेलकम जो है वो ज़रूर करेंगे, लेकिन हमारे लिंक जूइस एक्ट के भी यहाँ पर कुछ रूल्स है और हम नहीं चाहेंगे कि आप हमारे लिंक जूइस एक्ट के जो रूल है उन्हें इस तरह से तोड़ते रहे, तो इसीलिए आगे से आप इस चीज़ का ध्यान जो है वो ज़रूर रखना। जो सुनकर चाव रैन जो होती है वो उससे बोलती है कि ठीक है, आगे से मैं आपकी इस बात का ध्यान जो है वो ज़रूर रखूँगी और टेंशन मत लीजिए, मैं आगे से कभी भी यहाँ पर इस तरह से नहीं आऊँगी जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो। और इतना बोलते के साथ ही चाव रैन जो होती है वो सीधे लो चैन के सामने आ जाती है और उसके सामने आने के बाद उसे बोलती है कि अगर मैं यहाँ पर गलत नहीं हूँ तो तुम लिंक जूइस एक्ट के न्यू चीफ डिसाइपल हो। जो सुनते के साथ ही लो चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ, मैं ही न्यू चीफ डिसाइपल हूँ। जो सुनते के साथ ही चाव रैन जो होती है वो लो चैन से बोलती है कि अच्छा, तो तुम्हें तो ये चीज़ बताई होगी कि हम लोगों की शादी जो है वो होने वाली है, तो क्या तुम इस चीज़ से एक्साइटेड नहीं हो। इतना बोलते के साथ ही वो लो चैन के चारों तरफ घूमने लगती है और उसकी बातों को सुनने के बाद लो चैन जो होता है वो उसे मना करते हुए उसे बोलता है कि नहीं, मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी यहाँ पर एक्साइटेड नहीं हूँ। जो सुनने के बाद चाव रैन जो होती है वो लो चैन से बोलती है कि मुझे यकीन है कि तुम यहाँ पर झूठ बोल रहे हो, मैं जानती हूँ कि मुझे अपनी वाइफ के रूप में प्राप्त करना तुम्हारे पूरे लिंक जूइस एक्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है और तुम भी यहाँ पर अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे हो, लेकिन बस तुम बाहर से दिखा नहीं रहे। जो सुनते के साथ ही लो चैन जो होता है वो उसका हाथ पकड़ते हुए उससे बोलता है कि लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरी वोमेन बन पाओगी। हकीकत तो यह है कि तुम इस चीज़ के लायक ही नहीं हो कि तुम मेरी वाइफ बन सको और मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर इतनी बड़ी बेवकूफ़ होगी कि मेरी इतनी छोटी सी बात जो है वो भी तुम्हारी समझ में ना आए, तो इसीलिए अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और लो चैन की बात को सुनने के बाद का चाव रैन जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और उसी के साथ में सभी एल्डर जो होते हैं वो भी इस चीज़ को सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा शौक हो चुके होते हैं। जिसके बाद एक एल्डर जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि सच बताओ तो मेरा यहाँ पर काफ़ी मूड जो था वो ख़राब था, लेकिन लो चैन के शब्द सुनने के बाद मेरा मूड पूरी तरह से ठीक हो गया। मानना पड़ेगा, लो चैन उतना भी बेकार नहीं है। जो सुनकर दूसरे वाला एल्डर जो होता है वो पहले वाले से बोलता है कि मैं मानता हूँ कि लो चैन ने यहाँ पर जो कुछ भी किया वो बिल्कुल सही था, लेकिन उसने इस तरह से यंग पैट्रिज को ऑफेंड कर दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ हमारे लिए सही रहेगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम चाव रैन के साथ में जो लड़कियाँ आई होती है उनको देखते हैं जिन्हें कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और अब एक लड़की अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यंग पैट्रिज की बेइज्जती करने की, बास्टर्ड, में तुम्हें चिंता नहीं छोड़ूंगी। लेकिन तभी जो चाव रैन होती है वो उसे रोक देती है और उसे रोकते हुए बोलती है कि मुझे लगा था कि लिंक जूइस एक्ट के अंदर आने के बाद मेरी यहाँ की ट्रिप जो है वो पूरी तरह से बेकार होगी, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि ये इतनी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। जितना मैंने सोचा था यहाँ पर उससे भी ज़्यादा मज़ा जो है वो आने वाला है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम लो चैन को देखते हैं जो कि वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी एक डिसाइपल जो होता है वो लो चैन के पास में आ जाता है। लो चैन के पास में आने के बाद वो चिल्लाते हुए बोलता है कि लो चैन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर इस तरह से एरोगेंट बनने की। आखिर तुम खुद को समझते क्या हो, तुम सेक्ट के केवल एक टेम्परेरी चीफ डिसाइपल हो, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे इस तरह से बात कर सको। आखिर तुम खुद को समझते क्या हो। जो सुनते के साथ ही एक और डिसाइपल जो होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि मिस चोरैन, आपको इस बास्टर्ड के ऊपर ध्यान देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है और आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं करता, लेकिन मैं आपकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। जो सुनते के साथ ही एक और डिसाइपल जो होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि मिस चोरैन, आपको इसके ऊपर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहो तो आप हमारे साथ यहाँ पर रुककर आराम से घूम सकती हो, हम आपको पूरा साइड जो है वो बहुत ही प्यार से घुमाएंगे, तो आप इस बारे में क्या कहती हो।
और उनकी बातों को सुनने के बाद जो चू रैन होती है वो पहले तो उन लोगों की तरफ देखती रहती है और उसके बाद वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि लगता है कि लिंग जो इस एक्ट जो है वो जितना मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो आधे महीने बाद लो चैन के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने रूम के अंदर से निकल कर बाहर आता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो किनपिंग और जो फैटी होते हैं वो दोनों बाहर खड़ा होकर उन दोनों का इंतजार जो होते हैं वो कर रहे होते हैं। और अब जो लो चैन होता है वो उन दोनों के पास में आने के बाद उनसे बोलता है कि चलो अब यहाँ से ही चलते हैं। और इतना बोलकर जैसे ही वे सड़क पर आते हैं तो उन्हें पता लगता है कि वहाँ पर कुछ डिसाइपल भागते हुए जा रहे हैं और एक डिसाइपल भागते हुए बोलता है कि मिस शीरियन जो है वो दोबारा से टेक्निक सिखा रही है। जो सुनकर दूसरे वाला बोलता है कि जल्दी से चलो इससे पहले कि हम लेट हो जाए, मैं उनकी टेक्निक को सीखना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैंने सुना है कि यंग बैटरी जो है वो इस बार एक ट्रेजर को देने वाली है उस पर्सन को जो कि लकी होगा। और अब इस चीज़ को सुनने के बाद जो फैटी होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि ब्रदर लो चैन, जो ग्रेट रिवर्स एक्ट की यंग पैट्रीज है वो तो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है। आप चीफ डिसाइपल हो और आपका काम है लिंग जूस एक्ट के डिसाइपल हो कोई टेक्निक सिखाना, तो फिर वो आखिर ऐसा कैसे कर सकती है। और मुझे यहाँ की सिचुएशन जो है वो भी बिल्कुल भी सही नहीं लग रही, क्योंकि अगर बात की जाए इस चू रैन की तो ये चू रैन जो है वो बिल्कुल भी सही पर्सन नहीं है और यहाँ पर इतने आउटस्टैंडिंग डिसाइपल जो है उसे यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि एल्डर को इस चीज़ को रोकना चाहिए। जो सुनते के साथ ही लो चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें उस चू रैन नाम की लड़की की टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर बात की जाए उसकी तो मेरी नज़रों में वो एक कीड़े से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मैंने तुम दोनों को यहाँ पर इसीलिए बुलाया है क्योंकि मैं तुम दोनों से आज एक इम्पोर्टेंट बात जो है वो कहना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही लो जो वे दोनों होते हैं वो भी लो चैन से बोलते हैं कि ठीक है ब्रदर, आप बताइए आपको हमसे क्या पूछना है। जो सुनने के बाद लो चैन बोलता है कि अरे ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है, मैं बस तुमसे नॉर्मली पूछना चाहता हूँ। जो लिंगजू सेक्ट का फॉर्मर डिसाइपल था वो एकदम से यहाँ से डिसअपेयर हो गया, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसके बारे में हर एक चीज़ जो है वो मुझे बताओ ताकि मैं पता कर सकूँ कि आखिर उसके साथ में क्या हुआ था। जो सुनते के साथ ही फैटी जो होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि ब्रदर लुओ चैन, मुझे लगता है कि आपको ये सवाल जो है वो किनपिंग से पूछना चाहिए, क्योंकि किनपिंग जो है वही उसके बारे में सबसे बेहतर तरीके से जानती है। क्योंकि अगर बात की जाए फॉर्मर चीफ डिसाइपल और किनपिंग की तो ये दोनों जो है वो रियल सिस्टर एंड ब्रदर है। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए किनपिंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि किनपिंग, क्या सच में जो फॉर्मर चीफ डिसाइपल था वो तुम्हारा रियल भाई था। जो सुनते के साथ ही किनपिंग थोड़ी उदास हो जाती है और वो उदास होते हुए लुओ चैन से बोलती है कि हाँ ये बात जो है वो पूरी तरह से सच है। जो मेरा भाई था वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा टैलेंटेड था कल्टीवेशन में, और वहीं अगर बात की जाए मेरी तो मेरी कल्टीवेशन की प्रोग्रेस जो थी वो बहुत ही ज़्यादा स्लो थी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कितनी ज़्यादा मेहनत कर लूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं अच्छे से कल्टीवेट नहीं कर पाती थी। तो इसीलिए बहुत ही कम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि वो और मैं सगे भाई बहन थे। और चूंकि मेरे भाई का टैलेंट जो था वो बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग था, तो इसीलिए सेक्ट को ज्वाइन करने के कुछ ही दिनों बाद वो जो सेक्ट लीडर थे उनकी नज़रों में आ गया। इसीलिए सेक्ट लीडर उसके ऊपर ध्यान देने लगे, जिसके बाद उसने स्वॉर्ड इमोर्टल कंपटीशन जो था उसके अंदर पार्टिसिपेट किया और उसके अंदर पार्टिसिपेट करने के बाद उसने फर्स्ट पैलेस को जीता। इसीलिए उसे लिंग जुई सेक्ट का चीफ डिसाइपल जो था वो बना दिया गया और उसी टाइम पर उसे स्वॉर्ड इमोर्टल का नाम जो था वो दिया गया और वो सबसे यंग पर्सन था जिसे ये स्वॉर्ड इमोर्टल का नाम दिया गया था। और सभी लोगों को उसके ऊपर यकीन था कि वही नेक्स्ट पैट्री जो है वो बनेगा और सभी को उसके ऊपर यकीन था कि लिंग जुई सेक्ट ने अपनी जिस ग्लोरी को खो दिया है वो उस ग्लोरी को वापस लेकर ज़रूर आएगा। और सभी चीज़ें जो थी वो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से चल रही थी, लेकिन तभी एकदम से जो मेरा भाई और जो ग्रैंड एल्डर थे वो यहाँ से डिसअपेयर हो गए और किसी को भी उनके बारे में कोई भी पता नहीं चला। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो भी थोड़ा शौक होता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या वे दोनों यहाँ से एकदम से डिसअपेयर हो गए, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। क्या तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि वे लोग जो थे वो अपने आप ही एकदम से डिसअपेयर हो गए और उनका यहाँ पर कोई भी नामो निशान जो था वो उन्होंने नहीं छोड़ा। जो सुनकर किनपिंग जो होती है वो बोलती है कि हाँ वो दिन जो है वो मुझे अच्छे से याद है। सेक्ट लीडर ने सभी एल्डरों की मीटिंग जो थी वो बुलाई थी, जिसके अंदर सभी एल्डर जो थे वो आए थे, लेकिन उस मीटिंग के अंदर जो मेरा भाई और ग्रेट एल्डर थे वो नहीं आए। जिसके बाद उन दोनों को चारों तरफ ढूंढना शुरू कर दिया गया, लेकिन उन दोनों का कोई भी नामो निशान जो था वो नहीं मिला, जिससे कि यही चीज़ रियलाइज़ हुई कि ग्रेट एल्डर वहाँ से डिसअपेयर हो चुके हैं और मेरा भाई भी, और मेरा भाई जो था वो ग्रेट एल्डर का ही डिसाइपल था। जो सुनते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो किनपिंग से बोलता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि जब तुम्हारा भाई यहाँ से डिसअपेयर हुआ तो वो डिसअपेयर होने से पहले उसने कोई ऐसा अजीब सा बिहेवियर जो था वो किया था। जो सुनते के साथ ही किनपिंग जो होती है वो थोड़ा सोचते हुए बोलती है कि हाँ ऐसी चीज़ तो हुई थी, क्योंकि गायब होने से कुछ दिनों पहले ही मेरा भाई जो था वो यहाँ पर थोड़ा मिस्टीरियस सा हो गया था और वो अपने आप से ही बातें करता रहता था।
लेकिन मैंने इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा कि मेरा भाई जो है वो अब बड़ा हो चुका है और उसी के साथ में शायद उसे थोड़ी बहुत टेंशन होगी जिसके लिए वो इस तरह की हरकतें कर रहा होगा। और उसकी बातों को सुनने के बाद लो चैन जो होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है और वो सोचते हुए बोलता है कि सच बताओ तो मुझे अब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ था। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लो चैन जो होता है वो अब वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो उन दोनों से बोलता है कि क्या तुम लोग जानते हो कि जो डाओयिन पवेलियन है वो कहाँ पर है। अगर तुम जानते हो लिंगजुई सेक्ट के अंदर डाओयिन पवेलियन कहाँ पर है तो जल्दी से मुझे वहाँ पर लेकर चलो। जो सुनकर फैटी जो होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि ब्रदर लुओ चैन, आप कौन से डाओयिन पवेलियन की बात कर रहे हो, क्योंकि मैंने तो आज से पहले किसी भी डाओयिन पवेलियन का नाम जो है वो नहीं सुना। और फैटी के इतना बोलते के साथ ही किनपिंग जो होती है उसे भी कुछ समझ में नहीं आता और वो लुओ चैन से बोलती है कि हाँ ब्रदर लुओ चैन, डाओयिन पवेलियन जो है वो मुझे नहीं लगता कि हमारे लिंगजुई सेक्ट के अंदर मौजूद भी है, क्योंकि हमने आज से पहले कभी इसके बारे में नहीं सुना। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उनसे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गया। मुझे तुम ये बताओ कि क्या वेदरवुड वैली जो है उससे अलग भी यहाँ पर कुछ और फॉरबिडन पैलेस जो है वो मौजूद है। जो सुनते के साथ ही फैटी जो होता है वो लुओ चैन को बताता है कि हमारे जो लिंगजुई सेक्ट है इसके अंदर टोटल 3 फॉरबिडन पैलेस जो है वो मौजूद है, जिनमें से सबसे पहला फॉरबिडन पैलेस जो है वो है वेदरवुड वैली, जहाँ पर कि हम लोग जो थे वो गए थे। और अगर बात की जाए दूसरे फॉरबिडन पैलेस की तो दूसरा फॉरबिडन पैलेस जो है वो एक सीक्रेट रियलम है जिसके अंदर की हाईली क्वालिफाइड सीनियर डिसाइपल जो होते हैं वो कल्टीवेट करते हैं। और इस तरह के भी रूमर्स है कि उन सभी के पास में इतनी स्ट्रेंथ है कि वे अपनी स्ट्रेंथ के बदौलत यहाँ पर चीफ डिसाइपल जो है वो बन सकते हैं, लेकिन वे यहाँ पर बाहर की सिचुएशन के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और उन्हें यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है सिवाय अपनी कल्टीवेशन के। और अगर बात की जाए तीसरे फॉरबिडन पैलेस की तो तीसरा फॉरबिडन पैलेस जो है उसके बारे में बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है। जो सुनने के बाद लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि क्यों, आखिर ऐसा था और तीसरे फॉरबिडन पैलेस के अंदर क्या है जो कि तुम उसके बारे में नहीं बता पा रहे। जो सुनते के साथ ही किनपिंग जो होती है वो लुओ चैन से बोलती है कि सीनियर ब्रदर लुओ चैन, अगर बात की जाए तीसरे पैलेस की तो जो तीसरा पैलेस है उसे यहाँ पर सेक्ट के द्वारा फॉरबिडन पैलेस डिक्लेयर नहीं किया गया, लेकिन उसके बाद भी वो पैलेस जो है वो एक्सट्रीमली वियर्ड और उसी के साथ में बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है, क्योंकि आज तक पता नहीं कितने डिसाइपल जो है वो उस पैलेस पर गए, जिनमें से पता नहीं कितने डिसाइपल मारे गए और कितने ही डिसाइपल जो है वो इंजर्ड हो गए। इसीलिए लिंगजुई सेक्ट के अंदर उस जगह को सबसे खतरनाक जगह जो होती है वो माना जाता है। इवन की कोई डिसाइपल जो होता है वो उस जगह पर जाने की बात भी नहीं करता, तो इसीलिए उसे भी यहाँ पर फॉरबिडन पैलेसों के अंदर ही गिना जाता है। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो किनपिंग से बोलता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि आखिर उस जगह का नाम क्या है। जो सुनने के बाद किनपिंग थोड़ा घबराते हुए लुओ चैन को बताती है कि उस जगह का नाम ब्रिज ऑफ डेथ है। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, समझ गया, उसका नाम ब्रिज ऑफ डेथ है तो ठीक है, मुझे लेकर चलो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों काफ़ी घबरा जाते हैं और जो किनपिंग होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या आप वहाँ पर जाना चाहते हो। इतना बोलते के साथ ही वो लुओ चैन को रोकते हुए उसे बोलती है कि सीनियर ब्रदर, आपको वहाँ पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो जगह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, तो इसीलिए अगर आप वहाँ पर गए तो हो सकता है कि आप इंजर्ड हो जाओ। जो सुनते के साथ ही अब जो फैटी होता है वो भी लुओ चैन को बताता है कि हाँ सीनियर ब्रदर लुओ चैन, मुझे नहीं लगता कि उस जगह पर जाना सही रहेगा, क्योंकि अगर बात की जाए उस जगह की तो वो जगह जो है वो वेदरवुड वैली से भी ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि अगर बात की जाए वेदरवुड वैली की तो वेदरवुड वैली के अंदर हमें पता होता है कि वहाँ पर जो ब्लैक ट्री है वे खतरनाक है और हमें उन पेड़ों के पास में नहीं जाना चाहिए, लेकिन जो डेथ ब्रिज है उसके अंदर तो पता ही नहीं कि हम लोग किस तरह से मर जाए। वहाँ पर बहुत ही अजीब अजीब सी चीज़ें जो होती है वो होती रहती है। किसी के सर में दर्द होकर वो मर जाता है तो किसी की बॉडी के अंदर अपने आप ही आग लग जाती है। क्योंकि अगर बात की जाए पिछले ग्रेट एल्डर की तो जो पिछले ग्रेट एल्डर थे वो भी उस जगह पर जाना चाहते थे और उन्होंने उस जगह पर जाने की कोशिश भी की, लेकिन वे बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो गए और इंजर्ड होने के बाद भी वे पता नहीं लगा पाए कि आखिर वहाँ पर असल में था क्या। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गया, तो अब मुझे वहाँ पर लेकर चलो, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वहाँ पर तुम्हारे भाई और जो ग्रेट एल्डर के डिसअपेयर होने का कारण है वहाँ पर हमें इसके बारे में कोई ना कोई क्लू जो है वो मिल सकता है। जो सुनते के साथ ही किनपिंग जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा ही शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या आप कहना चाहते हो कि मेरे ब्रदर के डिसअपेयर होने का रीज़न वहाँ पर जुड़ा हुआ है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो किनपिंग होती है वो उस जगह पर जाने के लिए तैयार हो जाती है और उस जगह पर जाते हुए बोलती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अब मैं उस जगह पर आपको लेकर ज़रूर जाऊंगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो चूरैन के ऊपर आ जाता है। जो उसे देखने के बाद एक डिसाइपल जो होता है वो खुश होते हुए चूरैन से बोलता है कि मिस चूरैन, क्या आप हमें लिंग बॉस और टेक्निक जो है उसके बारे में थोड़ा और कुछ बता सकती हो।
जो सुनकर एक और डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि हाँ हम लोग जो है वो आपके थोड़े और शब्दों को सुनना चाहते हैं। तभी तीसरा डिसाइपल बोलता है कि मुझे तो इसके जो शब्द है वही इतने अच्छे लग रहे हैं कि मैंने शॉर्ट टेक्निक या फिर कल्टीवेट के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। और उन लोगों की बातों को सुनने के बाद चूरैन जो होती है वो उन लोगों से बोलती है कि अब मैं काफ़ी ज़्यादा जो है वो थक चुकी हूँ, तो इसीलिए हम लोग जो है वो बाद में शुरू करेंगे। और चूरैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।